So here we go. First of all, we are going to just take a quick revision of our previous lecture. जो सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताया था, तो उसका एक छोटा सा रिविजन हम लोग ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज़ थ्रू वर्ड्स. मतलब जो हम बोलते, जो वर्ड्स होते हैं वो हमारा कोई भी चीज़ हमारी एक्सप्रेस करने के लिए वो सबसे कॉमन चीज़ है. ठीक है. एंड वी यूज़ वर्ड्स इन अ स्पेसिफिक वे टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़. जब हमें अपने किसी आइडिया को बताना होता है, दूसरे वाले को समझाना होता है, तो हम अपने वर्ड्स को एक स्पेसिफिक, एक सही तरीके से बताते हैं, एक ढंग से बताते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या है? कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, जो कई सारे वर्ड्स का एक ग्रुप हो जो कि एक सही तरीके से मीनिंग दे, सामने वाले को मीनिंग समझाए, वो सेंटेंस होता है. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. बताया था जैसा कि हमने आपको कि कोई भी सेंटेंस होगा वो शुरू होगा कैपिटल लेटर से, और जब वो एंड होगा तो वो या तो फुल स्टॉप पे एंड होगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क पे, या फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो क्वेश्चन मार्क का साइन होता है. तो एंड नेक्स्ट, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. जिसके बारे में बोला जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और जो उसके बारे में बोला जा रहा है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है. द प्रेडिकेट हैज़ डूइंग वर्ड और द वर्ब. जो प्रेडिकेट पार्ट होता है, हमारा प्रेडिकेट क्लॉज होता है, उसमें हमारा वर्ब पाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कॉट द फर्स्ट फ्लाइट. मतलब मुझे पहली फ़्लाइट मिली. एक कॉमन सेंटेंस है जिसमें एक पूरी मीनिंग आपको समझ में आ रही है. शी बिहेव्स वेरी नाइसली. ठीक है. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, तो सब्जेक्ट कौन है? शी हो जाएगा, क्योंकि शी उसके बारे में बात हो रहा है, और बिहेव्स वेरी नाइसली ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारे पास है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने आपको कल 4 बताए थे: डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड और इम्पेरेटिव. But now we are going to study one more type, means we are going to study 5 kinds of sentences, and in this also we are going to do certain classifications. ठीक है. कल का जो हमारा लेक्चर था वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. उसके बाद अब ये थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको मिलेगा. तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. पहले हम सबका नाम बताते हैं. एसर्टिव सेंटेंसेस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इसमें से कुछ के बारे में आपको पता होगा और कुछ के बारे में आपको नहीं पता होगा, इसलिए सब कुछ सीरियल बाय सीरियल आपको समझाते हैं. सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की. A sentence that simply states or declares something is called an assertive और declarative sentence. कल आपको बताया था हमने कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो एक सिंपल मीनिंग बताए या कुछ चीज़ बताए हमें, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही assertive सेंटेंसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. इंडिया जो है वो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें आता है. तो इट्स जस्ट अ सिंपल सेंटेंस. एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर. मतलब जो सुंदरता है वो देखने वालों की आँखों में होती है. ठीक है. सुंदर तो सब होते हैं, पर जो जिस तरीके से किसी को देख रहा है वो सुंदर होता है. तो इट्स ऑल्सो जस्ट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बता रहा है. नाउ अब जो बात हम लोग कर रहे हैं वो हम करेंगे थोड़ा सा आगे की बात. मीन्स डिक्लेरेटिव होता है, चलो ठीक है. इसके बाद क्या है, ऑल द एफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव बोथ आर द सेम थिंग. सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप. ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं. दीज सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, और शुरू कैपिटल लेटर से होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन प्रिंसिपल है किसी भी सेंटेंस का, कि एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंटरोगेशन और योर एक्सक्लेमेशन मार्क. देन वी आर गोइंग टू सब क्लॉज इट. मतलब जो एसर्टिव सेंटेंसेस हैं उनके भी 2 पार्ट होते हैं. 2 पार्ट क्या है? या तो वो एफर्मेटिव होंगे, एफर्मेटिव को हम सॉरी
एफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, और या तो वो नेगेटिव होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में नो, नॉट, नेवर, मतलब उसमें एक नहीं वाला आता है। तो काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. First is affirmative and second is negative. Here as it is shown, affirmative sentences, these sentences make a positive statement. जब जैसे मतलब लाइक किसी चीज़ में ना, नहीं, नो, नेवर, ये सब नहीं होता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, वो एफर्मेटिव में आते हैं। जैसे द बॉय इज़ सिंसियर, अच्छा है। गीता इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, गीता हार्ड वर्किंग गर्ल है, कोई इसमें नेगेटिव बात तो हो नहीं रही है, अच्छी बात हो रही है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मीनवाइल नेगेटिव सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस मेक अ नेगेटिव स्टेटमेंट, मतलब इन सेंटेंसेस में जो सेंस आता है वो नेगेटिविटी का आता है, निगेटिव होता है। जैसे द बॉय इज़ नॉट सिंसियर, जो बॉय है वो सिंसियर नहीं है, तो नॉट कोई भी। देन सेकेंड एग्जाम्पल, गीता इज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग गर्ल, मतलब कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें अगर हम नो, नॉट, नेवर ये सारे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं तो वो फिर हमारा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डिक्लेरेटिव या एफर्मेटिव दोनों एक ही चीज़ होती है। इनका जो मेन रूल होता है वो ये होता है कि लास्ट में फुल स्टॉप लगता है और स्टेटमेंट जब शुरू होता है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये सिंपली चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं, हमें बताते हैं। दो तरीक़ों के सेंटेंस होते हैं एफर्मेटिव में, टू काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ एफर्मेटिव एंड सेकेंड इज़ नेगेटिव। तो एजर्टिव सेंटेंसेस दो टाइप के हुए, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस हमेशा नेगेटिव बताएंगे। नाउ देन वी कम टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कल प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाई था, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन और मेक्स एन इंक्वायरी इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाए हमसे या कोई इंक्वायरी ली जाए हमसे, तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे डू यू लाइक टू वॉच कार्टून्स, मतलब क्या तुम्हें कार्टून देखना पसंद है। देन इज़ इट टू अर्ली फॉर अ कप ऑफ टी, क्या बहुत जल्दी है, चाय मांग रहा है अगर कोई, तो मतलब इज़ इट टू अर्ली। The thing to note here is that interrogative sentences ends with a question mark. Interrogative sentence जो होगा वो हमेशा question mark पे ख़त्म होगा। इस पे ज़्यादा हम स्ट्रेस नहीं देंगे क्योंकि इसके बारे में पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन, imperative sentences. Imperative means urgent or essential calling for immediate attention. Okay, like तुरंत जैसे जो एक्शन होना है वो तुरंत होना है। सच एक सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और एन ऑर्डर और अ कमांड और अ फॉरबिडिंग, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, या तो एडवाइस देते हैं, या तो ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर या कमांड एक ही चीज़ हो गई, कमांड करेंगे, और या तो फॉरबिडिंग करेंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ स्पेयर सम वाटर फॉर मी, यहाँ पे प्लीज़ यूज़ हो रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डू नॉट ईट फ्राइड फूड्स, इट्स एडवाइस, ठीक है, फ्राइड फूड्स नहीं खाओ। ओपन द डोर्स, इट्स अ कमांड, ठीक है। यू इज़ साइलेंट ओवर हियर, यू इज़ अंडरस्टूड। जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे, जैसे ओपन द डोर, शट द डोर, go out, तो it is meanwhile expressed there that a person is talking to the next person, तो you is silent there but it is understood कि वहाँ पे you है। then chase the thief, don't enter this room, these are all imperative sentences. Then it is the optative sentences. What are optative sentences? These sentences express some wish or prayer. जब हम कुछ wish करते हैं, जैसे भगवान ये कर दे, या prayer करते हैं भगवान से या किसी से, तो it comes under optative sentences. जैसे may God save the poor man, forgive me O my Lord, may God bless us all. These all are optative sentences. These sentences end with a sign of exclamation. Okay, the thing to remember here that exclamatory sentences में भी होते हैं exclamation mark लास्ट में, optative sentences में भी हम exclamation mark ही यूज़ करते हैं। Okay, and here we do two things only, we wish और prayer। या तो हम भगवान से कोई wish मांग रहे होते हैं या हम किसी चीज़ के लिए pray कर रहे होते हैं, तो वो optative sentences हो जाते हैं।
Moving on next, exclamatory sentences. These sentences express a strong or sudden feeling of joy, sorrow, wonder और regret. अचानक से जब हमें कोई फीलिंग होती है, अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, दुख हो गया, कुछ अमेजमेंट वाली थिंग हो गई, अम्यूज़ड हो गए हम बहुत ज़्यादा, या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, तो ये सारे सेंटेंसेस जो होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंडर आएंगे. जैसे व्हाट अ फैबुलस मूवी, how wonderful to see you, great, oh no. These all are exclamatory sentences. Now note, these sentences end with a sign of exclamation. ये sentences भी exclamation sign के साथ ही end होते हैं. Moving on to next, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल का है, तो थोड़ा ध्यान देकर पढ़िएगा. Just as we see three pillars on which the roof of the building rests, a sentence also has three different pillars: simple sentences, compound sentences and complex sentences. मतलब इसका ये है कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो 3 टाइप का होता है. ठीक है, we are not talking about kinds of sentences, we are talking about type of sentences. There is a slight difference between kind and type. Okay, तो जो kind है ना, तो तीन अलग अलग डिफरेंट इसके कह सकते हैं पिलर्स है या स्टैंडिंग ओकेशंस हैं या कुछ भी. लाइक पहला है सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड वन इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सिंपल सेंटेंसेस. व्हाट आर सिंपल सेंटेंसेस? माई पेरेंट्स विल कम बैक नेक्स्ट वीक. ओके, सिंपल, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अगले हफ्ते आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे. In this sentence, the subject is my parents and the predicate is will come back next week. Subject predicate आपको पता ही है कि my parents, यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, who we are talking about, we are talking about my parents, तो it will come under subject. और उसके बाद जो बाकी रेस्ट है उनके बारे में क्या बताया जा रहा है, that they will come back next week, तो ये हमारा predicate हो गया. It has only one finite verb, that is will come. What are finite verbs? I'm not going to explain over here. जस्ट क्विक रिकॉल दे देते हैं कि फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो किसी टेंस के साथ होते हैं. ठीक है, प्रेजेंट या पास्ट टेंस के साथ होंगे, वो फाइनाइट वर्ब होते हैं. जो टेंस को लेकर नहीं चलते हैं, जिनका एग्रीमेंट नहीं होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, तो जिनका एग्रीमेंट नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है और ठीक है, A sentence with one subject and one predicate is called a simple sentence. जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और एक predicate होगा, सिंपली वो सिंपल सेंटेंसेस होंगे. एक बार में समझिए कि जिस सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक predicate होगा वो सिंपल सेंटेंसेस हो जाएंगे. A simple sentence is a sentence which has only one subject and only one predicate having one finite verb. मतलब एक सब्जेक्ट, एक predicate और खाली एक finite verb होगा, वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हो जाएंगे. समटाइम्स द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब ओनली. कभी कभी हो जाता है कि जो हमारा प्रेडिकेट है वो सेंटेंस के मतलब पूरा सेंटेंस नहीं होता है, सिर्फ एक वर्ब होता है. फॉर एग्जांपल जैसे लेडीज सैंग, तो लेडीज़ यहाँ सब्जेक्ट हो गया, सैंग प्रेडिकेट हो गया. फ्लावर्स ब्लूम्ड, तो फ्लावर सब्जेक्ट हो गया, ब्लूम्ड प्रेडिकेट हो गया. द क्लाउन लाफ्ड, तो क्लाउन सब्जेक्ट हो गया और लाफ्ड प्रेडिकेट हो गया. द बेबी स्लेप्ट, तो द बेबी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हो गया, वो क्या कर रहा था, वो सो रहा था, तो सोना जो हो गया वो प्रेडिकेट हो गया. सेकेंडली जो सिंपल सेंटेंस होता है वो कैसे होता है, जैसे सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब रहता है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहता है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो उसके बारे में कुछ बता रहे होते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड जो होता है. ठीक है, जैसे रवि इज़ एन इंजीनियर, तो रवि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब इज़ हो गया, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे एन इंजीनियर, दैट रवि इज़ एन इंजीनियर. सेकेंड वन, दिस हाउस इज़ माइन, तो यहाँ सब्जेक्ट इस घर के बारे में बात हो रही है तो दिस हाउस हो गया, वर्ब इज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट माइन हो जाएगा. द मैन बिकेम एंग्री, तो मैन के बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट हो गया, बिकेम वर्ब हो गया, एंग्री जो हो गया वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. द गर्ल केप्ट साइलेंट, तो जो सब्जेक्ट है वो द गर्ल है, वर्ब केप्ट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट साइलेंट हो गया. होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट. ओके,
थर्ड टाइप का जो हमारा है वो होता है, अगर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये थर्ड टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आई ट्रस्ट यू, ओके, आई यहाँ पे मेरी बात हो रही है तो सब्जेक्ट हो गई मैं, उसके बाद ट्रस्ट वर्ब हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिससे हो रहा है, ठीक है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसके बारे में फ्यूचर वीडियोस में हम बताएंगे। तो आई ट्रस्ट यू, ओके। तो यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रस्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यू हो गया। श्रेयास हेल्प द पुअर विडो। तो श्रेयास ने हेल्प की पुअर विडो की। श्रेयास यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब हो गया, और द पुअर विडो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यू नो द पर्सन, यू सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट द पर्सन। Moving on to next, the fourth type is subject plus verb plus object plus object, means एक इसमें indirect object होता है और एक direct object होता है। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सेगमेंट आएगा सेंटेंस का, हम उसमें आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई डैड बॉट मी अ लैपटॉप, मेरे डैड, किसके बारे में बात हो रही है, डैड ने कुछ किया है, तो डैड सब्जेक्ट हो गया। क्या करें, कुछ लेके आए हैं, तो बॉट वर्ब हो गया। किसके लिए लाए हैं, मेरे लिए लाए हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी हो गया। क्या लाए हैं, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो लैपटॉप हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। देन वीर हैंडेड हिम एन एनवलप, तो वीर जो है वो सब्जेक्ट हो गए, हैंडेड वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हिम हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन एनवलप हो गया। You told the police the whole truth, तो you subject, told verb, the police direct indirect object, and the whole truth direct object. The fifth type of sentence in simple sentence is जहाँ पे 5 चीज़ें आती हैं हमारी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेपोजिशन आएगा और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे आई बोरोड क्लोथ फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने कपड़े बोरो किए थे, जो मेरा एक दोस्त है उससे कपड़े लिए थे मैंने। तो आई सब्जेक्ट हो गया, बोरोड वर्ब हो गया, क्लोथ्स ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन फ्रॉम हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होगा अ फ्रेंड ऑफ माइन हो गया। रहीम मेड टॉयज़ फॉर द चिल्ड्रेन, रहीम टॉयज़ बनाता है चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ठीक है। तो रहीम सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहा है, मेक कर रहा है, तो मेक वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट टॉयज़ हो गया, टॉयज़ बना रहा है, प्रेपोजिशन रहीम मेड टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, तो रहीम सब्जेक्ट हो गया, व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ मेकिंग टॉयज़, तो मेक क्या हो गया, कुछ करना हो गया, वर्ब इज़ एनीथिंग दैट शोज द डूइंग वर्ड, है ना, तो मेक कर रहा है, तो मेड जो होगा वो वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टॉयज़ हो गया, preposition for and prepositional object the children। ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, prepositional phrase क्या है, prepositional object क्या होता है, this all things is going to be included in the third segment, so please do watch the third segment also, so it will be very crystal clear for you all, okay। Now moving on to next, the second part is like the second part we are going to talk about is compound sentences, okay। The second type of sentence is compound sentence, so it is written over here, each part has a subject and a predicate, हर एक part का एक subject होता है और एक predicate होता है, therefore each part is a clause, ठीक है। हर एक part एक clause हो गया, both the parts can convey their full meanings on their own and do not depend upon each other for meaning। ये ऐसा होता है कंपाउंड सेंटेंसेस कि यहाँ जो सब्जेक्ट पार्ट है या फिर जो आपका प्रेडिकेट पार्ट है, अगर उन दोनों सेंटेंसेस को हम अलग भी कर देते हैं तो वो अपनी अपनी अलग अलग मीनिंग बता सकते हैं। सो व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ 2 clauses, one is the subject clause, second one is the predicate clause, okay। And if we separate these 2 clauses from each other, then also they are fully capable of conveying their meaning to you, okay, to you or someone which you want to convey the meaning to. These sentences convey the meaning independently, okay, they do not depend on each other। For example, man proposes and God disposes,
आर क्लॉजेज ऑफ द सेम रैंक। अगर मैन प्रपोजेस अलग कर दें हम और गॉड डिस्पोजेस अलग कर दें तो दोनों क्लॉजेज की अपनी अपनी मीनिंग है। द कंजंक्शन जॉइनिंग दीज टू क्लॉज इज एंड, which is called a coordinating conjunction. This sentence is a compound sentence. Okay, यहाँ पे जैसे man proposes and God disposes है, तो man propose करता है और God dispose करता है। इन दो sentences को जो join कर रहा है वो and join कर रहा है, तो and यहाँ पे क्या हो गया, and यहाँ पे coordinating conjunction हो गया, जहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है और दो क्लॉजेज जुड़ते हैं उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। Okay, a compound sentence is a group of words which has two or more coordinate clauses joined together by coordinating conjunctions. कोई कंपाउंड सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ऐसे सेंटेंसेस के जिसके दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेज बोलते हैं। ओके, और इसको जो ज्वाइन करता है उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉरी नॉट फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस हैं इनको हम चार तरीक़ों से बना सकते हैं। कैसे? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन यूज़ करके, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस यूज़ करके, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस यूज़ करके और इलेटिव कंजंक्शंस यूज़ करके। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? जैसे एंड हो गया, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, these are all cumulative conjunctions. okay, जैसे she worked hard, she succeeded। अगर इन दोनों क्लॉज को अलग अलग हम देखेंगे, she worked hard ये भी अपने में कंप्लीट है, she succeeded ये भी अपने में कंप्लीट है, दोनों अपनी अलग अलग मीनिंग्स बता रहे हैं। ओके, बट इफ़ वी जॉइन इट बाय अ coordinating conjunctions then it would be she worked hard and she succeeded। उसने हार्ड वर्क किया और वो सक्सीड हो गई। ठीक है, सो दिस इज़ बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। ऑल्टरनेटिव जिसमें हमें ऑप्शंस रहते हैं, या तो ये या तो वो, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉर और, अदरवाइज, जिसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं, ऑल्टरनेट्स मिलते हैं, वो हमारे ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस होते हैं। यू कैन सिट हियर, यू कैन गो, यू कैन सिट हियर और गो, आइदर यू कैन सिट हियर और गो। ओके, आइदर और, नाइदर नॉर, दीज ऑल, जहाँ पे हमें ऑप्शंस मिले, या तो ये या तो वो, ये सारे जो होंगे वो हमारे ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। फिर बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिंग जैसे बट, स्टिल, येट, हाउएवर, नेवरदलेस, इवन देन, जिसमें एक ऑब्जेक्शन होता है। ठीक है, जैसे द लीडर इज़ डिसऑनेस्ट, ही हैज़ बीन इलेक्टेड, जिसमें मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, ऐसे होते हैं। तो द लीडर इज़ डिसऑनेस्ट, ही हैज़ बीन सिलेक्टेड, मतलब लीडर डिसऑनेस्ट था पर फिर भी उसको इलेक्ट कर लिया गया, चूज़ कर लिया गया। ठीक, द लीडर इज़ डिसऑनेस्ट येट ही हैज़ बीन इलेक्टेड। फोर्थ टाइप ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस कैन बी मेड बाय यूजिंग इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते थे, देयरफॉर, फॉर, सो, तो जहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन मीन्स होती है वहाँ पे इलेटिव कंजंक्शंस आ जाते हैं। जैसे ही कांट डाई इन पीस, ही इज़ अ सिनर, सो ही कांट डाई इन पीस फॉर ही इज़ अ सिनर। क्यों नहीं मर सकता वो शांति से? क्योंकि वो सिनर है, पापी है। ठीक है, तो जहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता है वो हमारा हो जाता है इलेटिव कंजंक्शंस यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, आई विल मेक अ क्विक रिविजन in the third segment so it will be more clear, but जितना समझा रही हूँ उतना समझ में आ रहा है आपको। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। देन हियर कम्स द फोर्थ पार्ट, सॉरी द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, जैसे आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लेसन, मैं बेड पे गई जब मैंने अपना लेसन फिनिश कर लिया तब। इसमें भी दो पार्ट हैं, आई वेंट टू बेड, मैं बेड चली गई थी, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लेसन, जब मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अपना लेसन कंप्लीट कर लिया तब। ईच पार्ट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। अगर हम बात करेंगे कि आई वेंट टू बेड, तो आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वेंट टू बेड प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लेसन, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया,
हैड फिनिश्ड माई लेसन प्रेडिकेट हो गया. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देर आर 2 clauses इन दिस सेंटेंस. अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 clause हैं. वन clause दैट इज़ आई वेंट टू बेड, एक जहाँ पे आई वेंट टू बेड है इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एंड कैन कन्वे फुल मीनिंग. अगर हम इसको खाली आई वेंट टू बेड भी लिख देते हैं तो इसकी पूरी पूरी मीनिंग हमें समझ में आ रही है कि मैं बेड पे गई थी. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. वो क्लॉज जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, वो अपने आप में फुल मीनिंग देता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. ठीक है. दिस क्लॉज इज़ कॉल्ड मेन और प्रिंसिपल क्लॉज. तो ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो हमें फुल मीनिंग दे देता है अपने आप में, इसको सेकंड क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है. अगर ये अकेले इसको लिखेंगे हम या बोलेंगे तो भी ये कंप्लीट मीनिंग होगा. तो इसे हम मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं. बट द अदर क्लॉज आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लेसन कैन नॉट स्टैंड्स ऑन इट ओन. पर ये जो सेकेंड क्लॉज है आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लेसन, ये अपने आप में कंप्लीट तो कह सकते हैं कि कंप्लीट है. बट अगर इसको हम ऐसे आफ्टर आई हैड फिनिश माई लेसन, सो व्हाट, लेसन फिनिश करके पहले कुछ किया कि बाद में कुछ किया, इट इज़ नॉट क्लियर ओवर हियर. नो. सो इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग. तो अपनी फुल मीनिंग देने के लिए ये मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एन सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. इसीलिए इसको हम सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. फिर से समझिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें 2 क्लॉज होते हैं. एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है. 2 क्लॉज होते हैं. दोनों क्लॉज के अपने अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं. पर इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस ये है कि अगर इनको हम अलग अलग लिखते हैं तो जो हमारा मेन प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो तो अपनी फुल मीनिंग दे देता है. पर जो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपनी फुल मीनिंग नहीं दे पाता है. उसको फुल मीनिंग देने के लिए मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है. ओके. तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जो अपनी फुल मीनिंग दे दे. डिपेंडेंट क्लॉज जो दूसरे पे डिपेंड हो. बाय द वर्ड इट इज़ क्लियर दैट डिपेंडेंट मीन्स किसी पे डिपेंड होगा, इंडिपेंडेंट वो फ्री होगा, है ना. तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि सेंटेंस पढ़ लिया हमने, टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिया, 5 काइंड्स के. उसके बाद थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं बीच बीच की, जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्या है और प्रेपोजिशनल क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी नोइंग कि व्हाट इज़ अ क्लॉज. सो ये जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सेगमेंट 3 में कंप्लीट होगा. ठीक है. तो आप लोग ये वाला वीडियो देखिए एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. okay, and like the video and for more informative videos to be over here. okay. एंड कोई भी आपको डाउट होता है या कहीं पे आपको क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट. थैंक यू वेरी मच.